बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इंटरफेज के बारे में पूरी जानकारी ली। सेल साइकिल में जो सबसे बड़ा फेज होता है वो इंटरफेज होता है। इंटरफेज में भी सब डिविजन्स हैं, जैसे कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसके बाद आता है M फेज, जिसको हम जनरली माइटोटिक फेज कह दिया करते हैं। वो एक्चुअली सेल डिवीजन का फेज है, जिसमें सेल डिवाइड करता है। लेकिन सेल डिवीजन में सिर्फ माइटोसिस ही नहीं है, सेल डिवीजन के कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में हम जानकारी आज लेने जा रहे हैं और स्पेसिफिकली हम माइटोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल डिवीजन में ए माइटोसिस एक प्रोसेस है, माइटोसिस एक और प्रोसेस है और मियोसिस एक और प्रोसेस है। इनमें से सबसे कॉमन प्रोसेस की बात करें तो दैट इज माइटोसिस, मोस्ट कॉमन। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ए माइटोसिस मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। दिस इज द सिंपलेस्ट सेल डिवीजन, जहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बहुत ज्यादा नहीं है। सिंपल सिंपल इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो फास्ट है और सिंपल है। जाहिर सी बात है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में इसको देखा जाता है। जबकि मियोसिस जो है, मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है और डीएनए का कंटेंट है, उसमें दोनों में परिवर्तन आता है। बाकी जो ए माइटोसिस और माइटोसिस में है, हम देखते हैं कि प्लॉइडी लेवल में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि इसमें प्लॉइडी लेवल में भी चेंज होता है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन कहाँ होता है? स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में गेमीट फॉर्मेशन के दौरान देखा जाता है। सो मियोसिस के बारे में तो हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो ए माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा है, जानकारी ले लेते हैं, और माइटोसिस के बारे में डिटेल में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ए माइटोसिस से। ए माइटोसिस ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है। हमने पढ़ा था स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए सेंट्रियोल का डिवीजन होता है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं। इसमें किसी तरह के कोई स्पिंडल की आवश्यकता नहीं होती है। इसको 1855 में रॉबर्ट रिमार्क नामक एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले देखा था। पोलैंड के हैं रॉबर्ट रिमार्क, पोलैंड के थे, हैं नहीं है ना। सो पॉलिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रिमार्क ने 1855 में द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया। आपकी समझ में आ गया होगा ए माइटोसिस क्या है। बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन आपने सुना हुआ है, अमीबा में बाइनरी फिशन सुना हुआ है। ये सब ए माइटोसिस प्रोसेस है। इसमें सेल डिवीजन बड़ा ही सिंपल तरीके से होता है। ठीक है, देख लेते हैं। सो इट स्टार्ट्स विद अ सिंपल क्लीवेज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लीवेज का क्या मतलब होता है? क्लीवेज का मतलब होता है, मान लीजिए न्यूक्लियस है ये, दिस इज अ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में एक हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्शन बनता है, इसी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज, और ये क्लीवेज फिर गहराता जाएगा, ये क्लीवेज गहराता जाएगा और फिर फाइनली दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था। इसके ऊपर से अगर हम साइटोप्लाज्म को एज अ सिंगल एंटिटी लगा दें, तो आप मान लीजिए अगर ये एक सेल था तो ये सेल ही है और ये सेल ही है और ये सेल ही है, जिसके दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। तो पहला स्टेज है न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, so it starts with a simple cleavage of the nucleus, no change in the structure of nucleus, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। ये देख लीजिए। सो दिस डिवाइडिंग यूग्लिना आपको देख करके आइडिया लग रहा है कि किस तरह से डिवाइड कर रहा है।
ठीक है ना। सो इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, बराबर बराबर क्वांटिटी में दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, डायरेक्ट सेल डिवीजन है, ठीक है। इसका जो इंटरफेज है वो भी थोड़ा सिंपल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन आप लोगों के लेवल में नहीं है, तो इसलिए जितनी बात जरूरी है उतनी बात ही बता रहा हूं। सो दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन फाउंड इन यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ईस्ट इज नॉट अ प्रोकैरियोट, ईस्ट इज अ यूकैरियोट। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, अमीबा इज अ यूकैरियोट। तो अमीबा में भी देखने को मिलता है जो बीच में से बाइनरी फिशन हो रहा है, अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। तो इनमें कुछ जो हैं प्रोकैरियोट हैं, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और कुछ यूकैरियोट। अरे भाई, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अदर एनिमल्स, वी ह्यूमन ऑल्सो, हमारे सेल डिविजन्स माइटोसिस और मियोसिस ही होते हैं, ये नहीं देखने को मिलता है। कारा में इंटरनोडल सेल्स जो होते हैं उसमें भी ए माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होता है, ठीक है। कारा एक ग्रीन एल्गे, ठीक है। एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ डेवलपिंग सीड में जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आप पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है और फिर वो बार बार डिवाइड करके मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म की रचना करता है। तो वो जो डिवीजन है वो भी ए माइटोसिस के द्वारा ही होता है, क्योंकि वहां फास्ट डिवीजन करना है, बहुत ज्यादा जटिलता की जरूरत नहीं है, इसलिए ए माइटोसिस को ही उस स्टेज के लिए भी चुना जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए अब क्या होता है इसमें। न्यूक्लियस इलोंगेट्स and a constriction appears in the center resulting in a dumbbell shaped structure। यानी कि पहले तो ये एक न्यूक्लियस ही था, इसके बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन आया और कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ये एक डंबल होता है जिससे कसरत करते हैं, ये ऐसा डंबल शेपेड स्ट्रक्चर के रूप में बन जाता है और बीच में से फिर डिवीजन हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन डीपन एंड द न्यूक्लियस, कॉन्स्ट्रिक्शन डीपन एंड द न्यूक्लियस गेट्स डिटैच्ड, डिवाइडेड इनटू टू। दो पार्ट में न्यूक्लियस बट गया। जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ यानी कि कैरियोकाइनेसिस, तुरंत साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। देखिए साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो चुकी है। देयर इज नो स्पिंडल फॉर्मेशन एंड नो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ना तो कोई फॉर्मेशन है ना कोई वहां पर रीजन है। Nuclear division is followed by division of the cytoplasm and the cell gets divided into two daughter cells। ये देखिए एक अमीबा से शुरू हुआ कार्यक्रम और दो अमीबा बन करके तैयार हो गए, टू अमीबा डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। ये देख लीजिए, दिस इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन जो ए माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में हम देखते हैं। दिस इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन। इस इलस्ट्रेशन को देख के आपको समझ में आ गया कि ए माइटोसिस के स्टेजेस किस तरह से आगे बढ़ते हैं। पहले न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, डंबल शेपेड हुआ, डिवाइड कर गया, ये देखो यहां के बाद ये, और फिर यहां से कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया और दो डॉटर सेल्स बन गए। हो गया ए माइटोसिस कंप्लीट। अब आते हैं माइटोसिस पर। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और फिर क्रोमोसोम्स का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों डॉटर सेल्स में, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, किसी में कम ज्यादा नहीं है। ए माइटोसिस में तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, कोई क्रोमोसोम नहीं बना अलग से। लेकिन माइटोसिस में हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, डीएनए थ्रेड्स, वो कॉन्डेंस होंगे और वो क्रोमोसोम का रूप लेंगे, फिर उसके बाद उनका बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा इसलिए होता है कहीं कोई जीन यानी कि पार्ट ऑफ डीएनए छूट ना जाए या किसी में कम या किसी में ज्यादा ना रह जाए। दोनों सेल्स इसमें जो बनेंगे दे विल बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द सिंगल पेरेंट सेल। माइटोसिस वो प्रोसेस है,
ठीक है, तो चलिए माइटोसिस के बारे में जानकारी लेते हैं यहां पर। सो इन दिस प्रोसेस क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट एंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर सेल्स। इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। बराबर बराबर। यहां पर इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से आप पूरे के पूरे माइटोटिक प्रोसेस को ही देख पा रहे हैं, बट अब इसके स्टेजेस को हमें समझने की आवश्यकता है। माइटोसिस कंप्लीट होते ही फिर हम चर्चा करेंगे मियोसिस की, और मियोसिस तभी समझ में आएगा जब माइटोसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं, माइटोसिस को सबसे पहले समझ लीजिए, डिटेल में समझ लीजिए, तभी मियोसिस पर जंप करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि माइटोसिस बड़ा इजी है, लेट्स लर्न अबाउट मियोसिस। तो कहने का मतलब है पहले की चीज ना पता हो अगर ढंग से, तो आगे की सीढ़ी में चढ़ना जरा मुश्किल होता है। जर्मन बायोलॉजिस्ट वॉल्टर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड सेल डिवीजन इन एनिमल सेल एंड नेम्ड इट माइटोसिस। ठीक है, ये वॉल्टर फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन की खोज करी थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक 1928। कंफ्यूजन ना रहे तो मिलते जुलते नाम में मैं हमेशा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। सो वॉल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस ढूंढा। माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्ट्रेसबर्गर इन प्लांट। प्लांट में सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर ने इसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने प्लांट में भी इसकी पुष्टि करी कि भाई, और धीरे धीरे पता चला कि हर सेल में होता ही है। सो ये रहे फ्लेमिंग और ये रहे स्ट्रेसबर्गर। ठीक है, इनकी शक्लें देख लीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्लीन शेव रहते थे इनके जैसे नहीं थे, है ना। तो पेनिसिलिन याद रहे, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से ऑरेंज के ऊपर लग गया था, और वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। खैर उसके बाद तो बहुत सारी चीजें मिलती चली गई, बनती चली गई। देखिए माइटोसिस के जो स्टेजेस हैं वो इंटरफेज तो रहेगा ही, इसके अलावा रहेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यही होते हैं फेजेस। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है प्रोफेज। प्रोफेज, ठीक है। प्रोफेज के बाद की जो स्टेज आती है वो है मेटाफेज। मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज, और फाइनली आ जाता है टीलोफेज। ठीक है, इस सीक्वेंस को याद रखना है ना। इसको एब्रीविएट करके भी याद रख सकते हैं, कई बार पहली बार पढ़िए तो कंफ्यूजन हो जाता है। PMAT, फर्स्ट लेटर को एब्रीविएट कर लीजिए, PMA और T, है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब प्रोफेज की बात आती है तो प्रोफेज को वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन या माइटोसिस का कहा जाता है। इसलिए प्रोफेज को डिफाइन करने में कहीं कहीं पर हम देखेंगे अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज के नाम से भी बताया गया है। मतलब प्रोफेज को हम अर्ली और लेट फेजेस में, प्रोफेज की शुरुआत हुई, एक जैसा कंडीशन रहेगा, धीरे 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 जब प्रोफेज खत्म होने वाला है तो कंडीशन दूसरा होगा। क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे? देखिए प्रोफेज से पहले नॉर्मल रहेगा सेल, उसके न्यूक्लियस में कोई भी क्रोमोसोम हमें नहीं दिखाई देगा, धागे नुमा क्रोमैटिन मटेरियल जरूर दिखाई देंगे। न्यूक्लियस के जो पार्ट हैं, याद है ना न्यूक्लियस के पार्ट? न्यूक्लियस में 5 पार्ट प्रमुखता से देखे जाते हैं। एक है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का जो जेली लाइक मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की जगह न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म बाहर। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, जहां राइबोसोम्स बनते हैं। तो न्यूक्लियोलस हो गया। इसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियस की कवरिंग, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर एनवेलप। फिर न्यूक्लियर पोर्स, छिद्र होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। और फिर क्रोमैटिन मटेरियल पांचवा। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो डीएनए स्कैटर्ड रहता है। जब प्रोफेज की शुरुआत होती है इंटरफेज के बाद, तो प्रोफेज की शुरुआत के साथ डीएनए का कॉन्डेंसेशन स्टार्ट होता है।
और प्रोफेज के खत्म होते होते आप देखेंगे कि न्यूक्लियस की जो बाहरी कवरिंग है वो गायब हो जाती है और जितना भी क्रोमैटिन मटेरियल था वो सारा का सारा क्रोमोसोम में तब्दील हो चुका है। इसलिए हम इसको दो स्टेजेस में यूजुअली पढ़ लेते हैं। फिर मेटाफेज, मेटाफेज में बिल्कुल जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में सेना खड़ी हो जाती है बीचों बीच और होता है टग ऑफ वॉर, ठीक है ना। टग ऑफ वॉर मतलब रस्सा कसी। रस्सा कसी कैसे होगा, कोई गेम है क्या ये? देखिए मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट बनती है, सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर स्टेज में आ जाते हैं और एक क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल हिस्सों से बना होता है, दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड, एक दूसरे की कॉपी, उन दोनों का सेपरेशन होता है, ठीक है ना। मेटाफेज में स्टेज में आ जाते हैं, स्पिंडल का अटैचमेंट होता है, इतना ही रहता है। इसके बाद जैसे ही पुलिंग स्टार्ट हो जाती है दोनों तरफ से तो हम कहते हैं एनाफेज आ गया है। एनाफेज में पुल अपार्ट हो जाते हैं, दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, और टीलोफेज में पूरा दो नए न्यूक्लियस बन जाते हैं और उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस की बारी। ये तो इन जनरल हो गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में जान ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। सो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा सबसे पहले। सो कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड इन द 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो पहला फेज है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि यहां तो सर आपने ऐसे लिख दिया, बाय चांस ऑर्डर करेक्ट नहीं है, मैंने करेक्ट कर दिया। सबसे पहले प्रोफेज, दिस इज नंबर 1 है। फिर क्या होगा, मेटाफेज, दिस इज नंबर 2, देन कम्स एनाफेज, दिस इज नंबर 3, एंड देन कम्स टीलोफेज, दिस इज नंबर 4। याद रखिएगा सीक्वेंस, प्रोफेज, बार बार बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं करना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, याद रहेगा, है ना। आप इनके एब्रीविएशंस को ले सकते हैं, PMAT। दिस इज अ सिंपल न्यूमोनिक टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आएगा मियोसिस, तो मियोसिस में ये जो प्रोफेज है ना, उसके अंदर भी 5 सब स्टेजेस हम देखेंगे। अभी तो खैर कोई बात नहीं है। तो प्रोफेज, प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। सेल डिवीजन में सबसे डिफिकल्ट मियोसिस को ही माना जाता है, लेकिन मैं फिर कहता हूं स्टार्टिंग की अगर बातें आपको पता नहीं तो मियोसिस नहीं समझ में आता है। सो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये थोड़ा टाइम लेता है, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट्स कंडेंसिंग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। प्रोफेज में ये देख लीजिए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, ठीक है। प्रोफेज में ये देखिए कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्टेड। न्यूली फॉर्म्ड सेल से ही दिखाया, न्यूली फॉर्म्ड सेल ने, देखिए नए फॉर्म्ड सेल है, सेल साइकिल में है, इंटरफेज में है। अब ये आ गया, ये देखिए प्रोफेज स्टार्ट हो गया। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुआ तो क्रोमोसोम कॉन्डेंस होकर के क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बन गए। जनरली न्यूक्लियस में हम क्या देखते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर पोर्स है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, न्यूक्लियर पोर्स आर देयर, है ना। इसके अलावा इसके अंदर रहता है क्रोमैटिन मटेरियल, इसके अंदर रहता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। अच्छा, मेरी आदत भी है और बायोलॉजी का वसूल भी है कि जब भी डायग्राम बनाए तो उसकी लेबलिंग जरूर कर दें। तो दिस इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, this one is nucleolus, nucleolus, this one inside the jelly like structure is nucleoplasm, nucleoplasm, और फिर क्या है, ये वाला जो है न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
we also have nuclear membrane, nuclear membrane और क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये है क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, ये क्रोमैटिन मटेरियल इज नथिंग बट डीएनए स्ट्रैंड्स। ये डीएनए स्ट्रैंड कॉन्डेंस होते हैं और कॉन्डेंस हो करके ये फाइनली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या प्रारूप बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब प्रोफेज में इनका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ये क्रोमोसोम बनते हैं तो ये ऐसे क्रोमोसोम नहीं बनते। तो कैसे क्रोमोसोम बनते हैं? देखिए, इंटरफेज के सिंथेटिक फेज में, एस फेज में, क्रोमोसोम बनाने के लिए जो डीएनए है मौजूद उसकी डबलिंग हो चुकी है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं पिछले लेक्चर से कि डीएनए कंटेंट अगर 2C था डिप्लॉइड सेल में तो 4C हो चुका है, और हैप्लॉइड सेल में अगर C था तो 2C हो चुका है। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये लीनियर स्ट्रक्चर है। ये तो तब बनेगा जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, है ना। तो फिर कैसा बनेगा? सोच में पड़ गए होंगे आप कि ऐसा नहीं तो कैसा। देखिए, क्रोमोसोम जो बनेगा उसके 2 लिम्स होंगे। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दिस हाफ एंड दिस हाफ इज आइडेंटिकल, और बीच में यहां पर सेंट्रोमियर से ये अटैच रहेंगे। यानी कि यहां पर बात हो रही है, यानी कि ये दोनों जो लेफ्ट और राइट के पार्ट हैं दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम सेम है। इन्हीं का तो सेपरेशन होना है। यही सेपरेशन मेटाफेज और एनाफेज में होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम का जब कॉन्डेंसेशन होगा तो क्रोमोसोम ऐसे बनेंगे, लेकिन जब इनका सेपरेशन हो जाएगा, एनाफेज में सेपरेशन हो जाएगा और टीलोफेज में कैरियोकाइनेसिस समाप्त होगा, उस वक्त ये जो क्रोमोसोम है ये लीनियर रहेगा। कैसा रहेगा? उस वक्त ये क्रोमोसोम यूं लीनियर रहेगा। उस वक्त एक क्रोमोसोम कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। यहां दिखा देता हूं बना करके, लीनियर रहेगा। और लीनियर होने के बाद, होने के बाद तुरंत ही वो दोबारा से क्रोमैटिन मटेरियल जैसा बन जाएगा। तो इंटर कन्वर्जन है, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन रेटिकुलम, फिर इस तरह से बन जाता है मेटाफेज तक, और फिर उसके बाद टीलोफेज में ऐसा, और फिर साइटोकाइनेसिस होने के बाद फिर ऐसा। तो इधर से आप इसको साइकिल फॉर्म में समझिए। दिस इज अ साइक्लिक फॉर्म विच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन थ्रू आउट द सेल साइकिल। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। ठीक है, तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर का जो एनवेलप है वो धीरे 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 गायब होना शुरू होता है। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के सेंटर में है वो भी गायब होना शुरू हो जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड फॉर्म एस्टर्स। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? ऑपोजिट पोल में जाना शुरू कर देते हैं। सेंट्रियोल एक इस तरह का यूनिक स्ट्रक्चर जो स्पिंडल फाइबर को बनाता है, एस्ट्रल रेज को फॉर्म करता है। इसमें एस्टर्स निकलते हैं, प्रोटीन के, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने एस्ट्रल रेज निकलते हैं। ठीक है ना, ये हर दिशा में जाते हैं। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं 2 बन जाते हैं और दोनों ऑपोजिट पोल में मूव होना शुरू कर देते हैं। दोनों 2 तरफ चले जाते हैं, न्यूक्लियस के 2 तरफ, ताकि इसमें से जो एस्टर फाइबर है वो बन सके। बीच में यहां पर न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के दोनों तरफ चले जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप भी गायब होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा। कुछ ही वक्त बाद यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगा और यहां पर आ जाएंगे क्या? यहां पर आ जाएंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे क्रोमोसोम्स। कुछ ही वक्त में यहां पर क्या आ जाएंगे? यहां पर आ जाएंगे क्रोमोसोम्स। ठीक है, मोर और लेस आपकी समझ में आ गई बात। और यहां के जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं वो फिर इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे।
इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे और यही एस्टर फाइबर सारे क्रोमोसोम को दोनों दोनों तरफ पुल करते हैं और यहां से काइनेटोकोर एक क्लिप जैसा स्ट्रक्चर रहता है सेंट्रोमियर में। सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर के साथ अटैच होकर उसको पुल कर लेते हैं। आगे देखेंगे काइनेटोकोर भी, घबराने की बात नहीं है, जटिल नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग ऑन दी ऑपोजिट, इस तरह के बहुत सारे आएंगे तो खूब सारे फाइबर्स बनेंगे, खूब सारे, क्योंकि क्रोमोसोम तो दो ही नहीं है, क्रोमोसोम्स तो कई सारे आएंगे, तो सबके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, एस्टर फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, नाउ ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमाटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। हर एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड को मिला करके बना हुआ है, ये देखिए सेंट्रोमियर में जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर इज दिस एरिया, और ये दोनों सेम सेम है, एक दूसरे की कार्बन कॉपी, यानी कि ये दोनों हाफ देखिए, लेफ्ट एंड राइट इज सेम, लेफ्ट एंड राइट इज सेम, इसीलिए कहते हैं प्लॉइडी लेवल में तो कोई फर्क नहीं है। डीएनए के कंटेंट में जरूर फर्क है, लेकिन डीएनए की संख्या में फर्क नहीं है। क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम की संख्या में फर्क नहीं है। हाँ, डीएनए का अमाउंट जरूर डबल है, क्योंकि दो एक जैसी चीजें आ गई, तो डीएनए का अमाउंट डबल है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही क्रोमोसोम है, दोनों पार्ट को मिलाकर के भी जो बना हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम ये एक ही है, इसको हम 2 क्रोमोसोम नहीं कहेंगे। क्लियर हो गई बात? अब देख लीजिए यहां पर, ये रहे एस्टर फाइबर्स जो आकर के जुड़ रहे हैं, देखिए किस तरह से आकर के जुड़ जाते हैं। जैसे ही एस्टर फाइबर जुड़ गए, फिर पुल होना शुरू हो जाता है। हालांकि ये एक्चुअल मेटाफेज नहीं है, ये मियोसिस का मेटाफेज 1 है। इसके साथ पूरा पूरा आप इत्तेफाक मत रखिए, इत्तेफाक सिर्फ इतने के साथ ही रखिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई जा रही हैं, चूंकि मियोसिस का स्टेज है विच इज लिटिल कॉम्प्लेक्स। मियोसिस में मेटाफेज 1 होता है और मेटाफेज 2 होता है, माइटोसिस में एक ही मेटाफेज होता है। ठीक है, उसमें 1 और 2 का कोई हिसाब नहीं रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ प्रोफेज, initiation of spindle formation occurs by the end of prophase. Spindle fiber attached to kinetochore of each chromosome. By the end of prophase, membrane and the nucleus disappear, disintegrate completely. End of prophase में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों गायब हो जाते हैं। ये देख लीजिए, इस एरिया को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसी सेंट्रोमियर में ये 2 काइनेटोकोर नाम की क्लिप टाइप स्ट्रक्चर फंसा हुआ है वहां पर। उन दोनों क्लिप्स पर जाकर के, उस काइनेटोकोर पर जाकर के ही स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है। सो स्पिंडल अटैचेस टू द काइनेटोकोर। ठीक है, प्रोफेज के आखिर में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम ही दिखाई देंगे। आप मान के चलिए न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, आपको सिर्फ क्रोमोसोम्स ही दिखाई देते हैं, और दोनों तरफ के सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम 2 भाग में बट चुका है, सेंट्रियोल बन चुका है। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और अटैचमेंट होगा। कहां होगा? सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर में। इतनी सी बात है, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर में अटैचमेंट हो जाएगा। ये देख लीजिए, सेंट्रोमेरिक रीजन एंड द काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के एरिया में काइनेटोकोर होता है, वहीं पर माइटोटिक स्पिंडल के माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के जुड़ जाते हैं, और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अब जुदा हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे से इनको पुल करके सेपरेट कर दिया जाएगा, जो कि एनाफेज में होगा। मेटाफेज में तो ये बीच बिल्कुल लाए जाएंगे, सेंटर में लाए जाएंगे, मेटाफेज प्लेट में लाए जाएंगे। आ गया जी मेटाफेज। Condensation of the chromosome is complete and the chromosomes are the thickest and shortest in this phase. Chromosomes अब बिखरे हुए नहीं हैं, chromosomes अपनी पूरी डेंसिटी के साथ हैं, शॉर्ट हैं, बहुत छोटे हैं, और प्रॉपरली बाइंडेड हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स अब जो है, ये देखिए, क्रोमोसोम इज नथिंग बट मल्टीपल टाइम्स रिपीटेशन ऑफ द डीएनए थ्रेड। क्रोमोसोम क्या चीज है?
क्रोमोसोम इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कॉन्डेंसेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए थ्रेड के कॉन्डेंसेशन से बना हुआ है। ऐसे करके सबसे ज्यादा कॉन्डेंस्ड इसी कंडीशन में देखने को मिलता है, कॉन्डेंस्ड फॉर्म। हम दिखाने को तो यूं कर देते हैं, एक ही सिंगल कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्चुअली उसके अंदर कई बार की वाइंडिंग होती है डीएनए के थ्रेड की। जैसे आपने रस्सी देखी होगी, रस्सी में धागे कई बार गूंथे जाते हैं, मोटी रस्सी होगी, है ना, मोटी रस्सियां भी आपने देखी हैं, तो उसमें धागे कई बार गूंथ करके मोटे कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए थ्रेड कई बार वाइंडिंग होती है इसकी। डीएनए का जो वाइंडिंग का प्रोसेस है उसको न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। न्यूक्लियोसोम जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स के अगेंस्ट 2.5 गुना वाइंडिंग होती है नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए की पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, है ना। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको क्लास 12th के 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मिल जाएगी। न्यूक्लियोसोम मॉडल आप वहां पर पढ़ेंगे और हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। सो द स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीट। मेटाफेज में स्पिंडल बन चुका है। स्पिंडल कहां से बना? सेंट्रियोल जो दोनों किनारे किनारे जा चुके हैं, सेंट्रियोल से स्पिंडल बन चुके हैं। क्रोमोसोम कॉन्डेंस होकर के शॉर्टेस्ट स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है। और अब क्या होगा, सारे क्रोमोसोम्स को सेंटर में लाया जाएगा। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर में आ चुके हैं। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द सेंट्रोमियर्स ऑफ ऑल क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ चुके हैं, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अलाइन हो चुके हैं। तो जो लाइन यहां पर बनती है इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट हो गई, ठीक है, मेटाफेज प्लेट ये हो गई। अगेन इस वीडियो पर उतनी ही नजर बनाएं जितनी जरूरी है, क्योंकि ये अगेन मियोसिस का वीडियो है, माइटोसिस के वीडियोस अवेलेबल नहीं हो पाते क्लिप्स। दिस इज फॉर मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में थोड़ी कहानी अलग है। अभी तो हम अलग कहानी पे जा ही नहीं रहे, अभी तो हम सीधी सीधी कहानी पर चल रहे हैं। तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सारा खेल यहां पर यूं ही है, ऐसे ही बन जाया करता है। नाउ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स के कौन कौन से टाइप हमें देखने को मिलते हैं, किस किस टाइप के क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम तो ऐसा भी हो सकता है ना भाई, देखो ये इसके 2 लिम्ब छोटे 2 लिम्ब बड़े, ये भी हो सकता है। क्रोमोसोम बराबर बराबर वाले भी हो सकते हैं। क्रोमोसोम बहुत छोटी लिम्ब और बहुत लंबी लिम्ब वाले भी हो सकते हैं। तो क्रोमोसोम की जो बाइंडिंग होती है और उनका जो काइनेटोकोर होगा वो कहां होगा, इसके आधार पर, इनका सेंट्रोमियर कहां पर होगा, इसके आधार पर क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक बीचों बीच, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा किनारे, एक्रोसेंट्रिक काफी किनारे, एक ही कॉर्नर पे टीलोसेंट्रिक। तो 4 तरह के मेनली जो है वो 4 तरह के, बाकी और भी तरह के बन सकते हैं, ये देखते हैं कुछ। सो एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर इज नियर द एंड। एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एंड की तरफ है। आर्म इज वेरी, वन आर्म इज वेरी शॉर्ट एंड अदर आर्म इज वेरी लॉन्ग। इसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक, छोटे और 2 बड़े। दिस इज एक्रोसेंट्रिक, है ना। थोड़ा और ही बड़ा हो जाएगा, आई थिंक थोड़ा और बड़ा ही हो जाएगा यूं। अब ये एक्रोसेंट्रिक हो गया, ठीक है। वन इज वेरी स्मॉल, वन इज वेरी लॉन्ग, दिस इज एक्रोसेंट्रिक। Submetacentric, centromere is slightly away from the middle point. One arm is slightly short, other is slightly long. ये थोड़ा सा फर्क है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक के बाद हम बात कर सकते हैं मेटासेंट्रिक। नियर द मिडिल, ऑलमोस्ट इक्वल आर्म्स, दोनों आर्म ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है ना। 2 आर्म्स आर इक्वल, सेंट्रोमेयर इज इन द मिडल। ये देख लीजिए, राइट, हैव अ लुक हियर। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना, टीलोसेंट्रिक कह सकते हैं, डाइसेंट्रिक,
एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, है ना। तो ये हो गए अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन। अब किसी भी टाइप का ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है, ध्यान रहे, ये सिंगल सिंगल है। अब मान लीजिए मेटाफेज प्लेट में जो दिखेगा वो ऐसा कभी भी नहीं दिखेगा, इसके साथ ऐसा ही एक और जुड़ा रहेगा, इसके साथ आप मान के चलिए इसके साथ एक और लिंब इसकी जुड़ी रहेगी, है ये इधर की तरफ ऐसे यूं। तो ये है मेटाफेज में जो हमें दिखाई, मेटाफेज में सिंगल कभी भी नहीं दिखाई देगा। आप कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा, एक डायग्राम में तो दिखा दिया गया कि भाई ये ऐसा है, तो मेटाफेज में तो हमेशा ऐसा ही दिखेगा, लेकिन जब टीलोफेज होगा तो ये सिंगल सिंगल भी बन जाएंगे, तब तो सिंगल सिंगल भी बन जाएंगे। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस होल प्रोसेस, क्योंकि ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है ना। सो दिस इज द होल प्रोसेस। नाउ कम्स एनाफेज। देखिए एनाफेज में क्या हो रहा है, दिस इज परफेक्ट एनाफेज ऑफ द माइटोसिस। इसमें मियोसिस का कुछ नहीं है, माइटोटिक एनाफेज है ये, प्रॉपर माइटोटिक एनाफेज कि मेटाफेज प्लेट में आ गए हैं, अब स्पिंडल का अटैचमेंट हो ही चुका है, अब बस उसको सेपरेट होने की आवश्यकता है। सो द स्पिंडल फाइबर ब्रेक एंड द सेंट्रोमियर स्प्लिट। स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाते हैं दोनों तरफ और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो। ईच क्रोमैटिड नाउ गेट्स अ सेंट्रोमियर एंड बिकम्स क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम दोनों तरफ एनाफेज में पुल होने लगता है, देखिए गौर से देखिएगा, क्रोमोसोम तो यूं था, लेकिन जब इसको स्पिंडल ने पुल कर लिया तो अब पुलिंग हो रहा है, तो जब जाते हुए क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर यूं हो जाता है, जाते हुए क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर यूं हो जाता है, क्योंकि यहां से तो पुल हो रहा है ना इधर को, इधर से तो स्पिंडल है, तो किसी चीज को आपने जोड़ के रखा हुआ क्रोमोसोम यूं है, लेकिन जब आप इधर और इधर स्पिंडल का अटैचमेंट है तो यूं हो जाएंगे, यूं जुड़े हुए हैं, लेकिन जब पुल होगा तो यूं हो जाएंगे। किसी को कमर से पकड़ के खींचोगे तो हाथ पैर आगे ही हो जाएंगे ना भाई, कमर पे पकड़ लिया आपने, यहाँ कमर में पकड़ के पीछे खींचा जा रहा है तो हाथ पैर ऐसे ही हो जाएंगे ना, ऐसे हाथ भी आगे पैर भी आगे। और वैसे तो आदमी यूं चलता है, यूं चलता भाई, हमसे हमसे ज्यादा अकड़ वाला तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब पीछे से खींचा जाता तो वही कहानी यहां पर भी, ये थे तो यूं, लेकिन जब पुल हुआ तो यूं हो गए हैं, ये थे तो यूं यूं अटैच थे, जब पुल हुआ तो यूं हो गए। ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है कि जब पुल होगा तो इनका आकार प्रकार कैसा होगा, ट्रेल बिहाइंड, पीछे ट्रेलिंग करते हुए दिखाई देंगे। एनाफेज, एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट the daughter chromosome begin their migration towards the two opposite pole. daughter chromosomes या sister chromatids मूव करना शुरू कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल। सेंट्रोमियर अब पोल की तरफ चला जाता है और जो लिम्स होते हैं क्रोमोसोम की वो इक्वेटर की तरफ यूं ट्रेलिंग बिहाइंड करते रहते हैं, ट्रेल कर रहे होते हैं, वो पीछे की तरफ यूं चले आ रहे हैं, दे आर ट्रेलिंग। मतलब जो सेंट्रोमियर है वो तो पोल की तरफ है, देखो दोनों के सेंट्रोमियर्स पोल की तरफ हो जाएंगे, है ये दोनों पुल किए जा रहे हैं पोल की तरफ। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल। नाउ कम्स टीलोफेज। एनाफेज हो चुका है, अब देखिए टीलोफेज में दोबारा से न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन इन माइटोसिस। द क्रोमोसोम हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स एंड द स्पिंडल हैज डिसअपीयर्ड कंप्लीटली। यहां पर स्पिंडल बिल्कुल गायब हो चुका है, अब स्पिंडल का कोई रोल ही नहीं बचा है, स्पिंडल का काम कंप्लीट, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल था वो फिर सेंट्रोसोम बन करके पड़ा रहेगा, क्योंकि अब तो इसके बाद डिवीजन होगा किसका, डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। सो द क्रोमोसोम स्टार्ट देयर डीकॉन्डेंसेशन, दोबारा खुलने लग जाते हैं क्रोमोसोम, एंड बिकम थिन एंड लॉन्ग। दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म द नेटवर्क। कैसा नेटवर्क, वही क्रोमैटिन मटेरियल का नेटवर्क। तो ध्यान रहे एनाफेज में क्रोमोसोम सिंगल सिंगल रहते हैं, टीलोफेज के शुरुआत में भी सिंगल रहते हैं, लेकिन टीलोफेज के अंत तक वो फिर क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में बन जाते हैं। जो क्रोमैटिन मटेरियल फिर प्रोफेज तक वैसे का वैसा रहता है, इंटरफेज और प्रोफेज तक वैसे ही रहेगा। प्रोफेज में फिर कॉन्डेंसेशन, डबलिंग हो गई,
मेटाफेज में वो डबल बीच में आ गए, एनाफेज में सेपरेट हो गए, टीलोफेज में खुल गए, फिर दोबारा से कॉन्डेंस होंगे, फिर डीकॉन्डेंस होंगे, यही क्रम चलता रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ये सब गायब थे। जब सेल डिवीजन चल रहा था, मेटाफेज चल रहा था, तो न्यूक्लियर एनवेलप गायब, न्यूक्लियोलस गायब। अरे भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ ही रहता है, न्यूक्लियस के बाहर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गया तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां तो सारा काम चल रहा है सेल के डिवीजन में, सारी एनर्जी एक ही काम में लगी हुई है, ठीक है ना। तो अब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, क्रोमोसोम क्लस्टर्स बन गए, क्रोमैटिन मटेरियल बन गया, न्यूक्लियोलस आ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ये सब रीअपियर हो जाते हैं, सब साइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो दोबारा फिर आ गए। बस इतनी बात आपको यहां पर समझनी है कि सारी चीजें वापस आ चुकी हैं। समझ गए? तो अब मामला खत्म है, हो गया, डिवीजन तो कंप्लीट ही हो गया। देख लीजिए कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस। इंटरफेज में सेंट्रियोल बन गए, 2 सेंट्रियोल बन गए। सेंट्रियोल्स प्रोफेज में दोनों कॉर्नर पर माइग्रेट करेंगे, क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम में तब्दील हो गया। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट में आ गए, इक्वेटर में। एनाफेज में पुल हो गए, और टीलोफेज में दोबारा से 2 न्यूक्लियस बन गए। जैसे ही टीलोफेज समाप्त हुआ, ठीक उसी दौरान साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। क्लीवेज फरो बन गया, 2 न्यूक्लियस बने, अब तो साइटोप्लाज्म का ही डिवीजन शेष रह जाता है। सो द डिवीजन ऑफ cytoplasm and thereby the cell divides into 2 daughter cells, each enclosing 1 daughter nucleus. The process differs in animal and plant cell. Animals और plant में ये process थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हुआ करता है। सो आ गया साइटोकाइनेसिस, हो गया साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होते ही साइटोकाइनेसिस का क्लीवेज बना। जैसे ए माइटोसिस में था वैसे ही क्लीवेज हुआ, साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो गया, और लीजिए 2 डॉटर सेल्स तैयार हो गए। और दोनों ही डॉटर सेल में बराबर बराबर मात्रा में क्रोमोसोम आ गया। लेकिन ध्यान रहे, डीएनए कंटेंट कम हुआ, क्योंकि डीएनए कंटेंट सिंथेटिक फेज में बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। और जैसे ही न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आते हैं, डीएनए का कंटेंट बराबर हो जाता है, लेकिन प्लॉइडी लेवल हमेशा ही एक समान रहता है। यह था माइटोसिस के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में, जिसमें 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्यों होता है ऐसा जटिल प्रक्रिया? क्योंकि मियोसिस का उद्देश्य कुछ अलग है। वहां पर प्लॉइडी लेवल को लेकर के भी हम बातों को समझेंगे। सो सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।